दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आलोक पाठक और आप देख रहे हैं खबर दस्तक। तारीख याद रखिएगा, 3 अगस्त 2026। और ये बड़ा ऐतिहासिक दिन साबित होने जा रहा है अब आने वाले भविष्य के। प्रशांत किशोर, जो एक जमाने में नरेंद्र मोदी के पॉलिटिकल रणनीतिकार हुआ करते थे, उसके बाद नीतीश कुमार के साथ जुड़े एज ए पॉलिटिकल एक्सपर्ट। फिर उन्होंने रणनीति बनाई कांग्रेस के लिए, टीएमसी के लिए, केजरीवाल के लिए। और 2021 में पॉलिटिकल कंसल्टेंसी का काम छोड़कर वो बोले कि अब हम खुद की राजनीतिक पार्टी बनाएंगे। जन स्वराज करके एक पॉलिटिकल पार्टी बनाई, विधानसभा चुनाव लड़े, बिहार में बुरी तरह से हारे, 4-5% वोट मिला। खुद चुनाव नहीं लड़े थे। इन चुनाव हारने के बाद प्रशांत किशोर ने बिहार नहीं छोड़ा, वही जमे रहे। नितिन नवीन, जो भारतीय जनता पार्टी के विधायक और मंत्री थे, उनको भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया गया। राज्यसभा में चले गए, उनकी सीट खाली हुई। और आज से लगभग 35 दिन पहले जब उनकी विधानसभा बांकीपुर में हुआ कि अब उपचुनाव होगा, तो उन्होंने घोषणा की कि बाकी फिर से वो उपचुनाव लड़ेंगे। 30-35 दिनों की मेहनत में से जन स्वराज के राष्ट्रीय अध्यक्ष और संस्थापक प्रशांत किशोर ने बीजेपी का 31 साल पुराना किला ढहा दिया। आज भारतीय जनता पार्टी जिस सीट पर पिछले 31 सालों से नहीं हारी थी, वहां लगभग 20,000 वोटों से हार गई। प्रशांत किशोर की इस जीत को लोग व्यक्तिगत रूप से नरेंद्र मोदी और अमित शाह की हार बता रहे हैं। इस जीत के क्या मायने हैं? इस जीत पर विपक्ष के तमाम बड़े नेताओं ने बड़ी टिप्पणियां की है और सबसे तगड़ा कटाक्ष छाया है उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव का। और उन्होंने कहा है, लिखा है, नितिन नवीन की विधानसभा सीट पे वो उपचुनाव पर प्रशांत किशोर की जीत के बाद उन्होंने लिखा, भगवान को नचाने का अहंकार रखने वालों को भगवान ने ही नचा दिया। भगवान को नचाने का अहंकार रखने वालों को भगवान नहीं नचा दिया। अपने को भगवान से ऊपर समझने वालों को भगवान ने चलती गाड़ी से नीचे उतार दिया, साथ ही उनका घमंड का बुखार भी। उन्होंने कई मुद्दों का जिक्र किया। ये चंदा चोर, चढ़ावा चोर, चंदा चोरों की हार है, ये पेपर लीक वालों की हार है, और ये आरक्षण में घोटाला करने वालों की हार है, और तमाम चीजें जो। और सबसे बड़ी बात इस चुनाव के मायने ये रहे, साथ ही दतिया में उपचुनाव था, मध्य प्रदेश थे, वहां पे भी भारतीय जनता पार्टी को हार का सामना करना पड़ा। गुजरात में एक उपचुनाव जरूर जीत गए, लेकिन वहां पे भी जीत का मार्जिन कम हुआ है। अब इस चुनावी जीत से एक चीज तो साबित हो गई कि पिछले 2-3 महीने के जो 4 मई को भारतीय जनता पार्टी जश्न मना रही थी कि अब हमने बंगाल जीत लिया। बंगाल की जनता के सामने आपको याद होगा, जब शुभेंदु अधिकारी का शपथ ग्रहण हो रहा था, तो दंडवत होकर स्टेज पर नरेंद्र मोदी ने बंगाल की जनता को प्रणाम करते हुए धन्यवाद कहा था कि आपके आशीर्वाद से पहली बार बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनने जा रही है। लेकिन उस दिन के बाद से ही भारतीय जनता पार्टी के लिए बुरे दिनों की शुरुआत हो गई। नीट का पेपर लीक हुआ, छात्र जबरदस्त नाराज थे। सीबीएसई की 12th के मार्किंग में
तमाम गड़बड़ियां पाई गई। जिस छात्र ने उस गड़बड़ी को खोला, पहले उसको पाकिस्तानी बता दिया सत्ता के द्वारा। समर्थित पत्रकारों ने, फिर यह भी पता चला कि जिस कंपनी को ऑनलाइन स्कोरिंग ऑफ मार्क्स का ठेका दिया गया था वो तो कई राज्यों में बैन है। बवाल मचा, सीबीएसई के चेयरमैन को हटा दिया गया, उनके सेक्रेटरी को हटा दिया गया, लेकिन छात्र मांग कर रहे थे कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दें। धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा नहीं दिया। कॉकरोच जनता पार्टी एग्जिस्टेंस में आई, उसने 20 जून से लगातार धरना दिया। सोनम वांगचुक भूख हड़ताल पर बैठे, किस तरह से सोनम वांगचुक को हटाया गया, और उसके बाद 20 जुलाई को जो हुआ। और इसी बीच 3 और 4 जुलाई को भारतीय जनता पार्टी के नए निवले अध्यक्ष नितिन नवीन लखनऊ आए थे और उनकी वैन के आगे, उनकी गाड़ी के आगे भगवान हनुमान की वेशभूषा में एक व्यक्ति नृत्य करता चल रहा था, जिसको लोगों ने सनातन का घोर अपमान माना था। उसी पे अखिलेश यादव ने जो टिप्पणी की है कि भगवान का अपमान करने वालों को, जो उन्होंने लिखा है, भगवान को नचाने वालों को भगवान ने नचा दिया। पहले गाड़ी से नीचे उतार दिया घमंड का बुखार। बाकी पूरा दतिया में जो हार हुई है ये भारतीय जनता पार्टी के लिए, क्योंकि दोनों भाजपा के गढ़ रहे हैं। दतिया मध्य प्रदेश में है, जहां पे पिछला चुनाव छोड़कर बाकी सारे चुनाव भारतीय जनता पार्टी जीतते हैं, और बांकीपुर में तो पिछले 31 साल से हारी। हमारे साथ प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र से पॉलिटिकल एक्सपर्ट मनीष जी जुड़ गए हैं। मनीष शर्मा जी, आज आपने सफेद रंग का कपड़ा क्यों पहन लिया है भाई? आज आप शांति का संदेश क्यों दे रहे हैं? नहीं, असल में बीजेपी के लिए सब जगह ब्लैक ब्लैक हो रहा है, दतिया से लेकर बांकीपुर तक। हाँ। जेएनजी से लेकर के मंदिर चोरी तक, रावा चोरी तक, सब जगह थोड़ा ब्लैक ब्लैक हो रहा है। तो मैंने सोचा आज व्हाइट वाला पहन लूं, कुछ तो थोड़ा उनको उम्मीद बंधे कि नहीं कुछ लोग हैं व्हाइट वाले। देखिए, नॉर्मली व्हाइट कपड़ा फिल्मों में लोग जब किसी के यहाँ दुख प्रकट करने जाते हैं तो पहनते हैं, तो क्या? नहीं, ये बीजेपी को समझना है कि बेसिकली उसके जो सारे नैरेटिव थे, देश उसने जो 14 के बाद खड़ा किया था, हिंदुत्व का नैरेटिव, राष्ट्रवाद का नैरेटिव, मोदी ब्रांड, वो आप कह लीजिए कि 2024 के समय से वो होना शुरू किया। इसको बीजेपी ने पहचाना नहीं, मैंने मानने से इनकार किया, लेकिन ध्वस्त उसी समय से होना शुरू किया। और उसके बाद ये पाकिस्तान के साथ एक सीमित युद्ध और ट्रंप का उसमें हस्तक्षेप कर लिया, और उसके बाद मान लीजिए चुनाव आयोग और अदालत, कोर्ट, इनका एक खास तरह का एक समर्पण। ये 24 से ही ये जनता लगातार इंडिकेशन दे रही है भाजपा को कि आपके दिन बुरे हो रहे हैं, आप अब भरोसे के योग्य नहीं रह गए। लेकिन बीजेपी ने उसको पहचानने से, मोदी जी ने उसको पहचानने से इनकार किया। क्योंकि 24 में अगर उनको समझ में आता कि राम मंदिर के भव्य उद्घाटन के बाद भी उनको तो लगा था कि पूरा देश ही जीत लेंगे, 400 पार कर लेंगे, और जहां राम मंदिर का उद्घाटन था वहीं हार गए। उससे भी कोई सबक नहीं लिया उन्होंने ये सोचा ही नहीं कि मान लीजिए कि ये बेसिकली हिंदुत्व की जो राजनीति ये कर रहे हैं, उसको लेकर के सामाजिक न्याय वाले हिस्से में, लोकेशन में इसको एक नकारात्मक रूप से देखा जा रहा है। ये बात उन्होंने फील नहीं किया कि लोग ये मान रहे हैं कि आप 400 पार इसलिए चाह रहे हैं कि आरक्षण को खत्म करना चाहते हैं, संविधान को बदलना चाहते हैं, सामाजिक न्याय के खिलाफ जाना चाहते हैं। ये बात पकड़ा नहीं। अभी जेएनजी के आंदोलन के दौर में भी इन्होंने नहीं पकड़ा कि लोग, ये उनका कोर वोटर का हिस्सा है जो वो 10 सालों में ओवरेज हो गया है परीक्षा के लिहाज से।
इसको भी इन लोगों ने नहीं पकड़ा, इसको भी हल्के में लिया नॉर्मली। मेरा कहना है कि इस समय आरएस मोदी जी बेसिकली अपने, जब देखिए किसी का बहुत खराब दौर आता है तो वो अपनी वो समय, उस समय को पढ़ना समझना उसके बस की बात नहीं रह जाती है। खराब समय में वो समझ ही नहीं पाता है कि वो लगातार जो पहलकदमी ले रहा है उसी के खिलाफ कैसे चला जा रहा है। ये 24 से ये शुरू है लगातार। जनता बार बार इंडिकेशन दे रही है भाजपा को कि भाई बदल जाओ, ये संभव नहीं है। 24 में सामाजिक न्याय वाले लोकेशन ने दिया और अब जो है 26 में आप देख लीजिए कि जेनजी ने दे दिया। और ये जेनजी केवल सामाजिक न्याय वाले हिस्से से नहीं है, इसका 80% तो कोर वोटर का हिस्सा है, बीजेपी कोर वोटर से आता है, जिसकी पिछली पीढ़ी ने भी मान लिया कि ये राम आधी रोटी खाएंगे मंदिर वही बनाएंगे। उनको भी मंदिर नहीं मिला, ठीक ठीक लूट का मंदिर मिला। और कहा इस समय ठीक है शिक्षा रोजगार देखा जाएगा, लेकिन 10 साल में उसी कोर वोटर का बहुत बड़ा हिस्सा बेरोजगार हो गया, उसका भविष्य खत्म हो गया, अर्थव्यवस्था में उसका रोल ही खत्म हो गया। तो अब ये मैं कह रहा हूं कि अभी भी इस बात को नहीं पकड़ पा रहे हैं। अब इसको मान लीजिए दतिया और बांकीपुर से समझिए, अब इसको बांकीपुर से ही समझिए कि राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वहां से, और पिछले कह लीजिए कि 30-35 साल से हारे ही नहीं है वहां पे, और वहां इतना बुरी तरह हार ये बहुत बड़ी बात है। दतिया में जो मध्य प्रदेश है उन्हीं की सरकार है। आमतौर पे उपचुनाव ये लोग आमतौर पे हारते नहीं है, सरकार जिसकी रहती है। इसका मतलब ये अगर उपचुनाव अगर इनकी सरकार रहते नहीं हुआ होता तब तो ये माने और बड़े हार से और बड़े अंतर से हारते, इसका मतलब। तो अभी भी वो पकड़ पा रहे हैं कि नहीं पकड़ पा रहे हैं, ये बात असली है। मोदी जी नहीं पकड़ पा रहे हैं और इसीलिए वो अभी अमित शाह को लेकर के फिर जिद किए हुए हैं। उन्होंने धर्मेंद्र प्रधान को लेकर जिद किया, उसका खामियाजा बहुत देर कर दी उन्होंने, तो वो मोदी और अमित शाह के खिलाफ चला गया। अब लोगों ने अमित शाह को टारगेट कर दिया, तो अमित शाह को थोड़े वो टारगेट कर रहे हैं, वो धर्मेंद्र प्रधान को टारगेट नहीं कर रहे थे। पीके के जीत से आप बिहार में क्या चुनावी बदलाव होते देख रहे हैं? क्योंकि कई लोग ये कह रहे हैं कि आरजेडी का वोट, आरजेडी एकदम खत्म हो गई, आरजेडी उम्मीदवार की वहां जमानत जब्त हो गई है और वहां लगभग मोटा मोटी 55% से ज्यादा वोट मिला है पीके को, मतलब बहुत बड़ी जीत रही है। और मजेदार बात यह है कि जब इसी सीट पे चुनाव हुआ था, विधानसभा के जब नियमित चुनाव हुए थे, तब जन स्वराज पार्टी को 7,000 वोट मिला और प्रशांत कुमार जब इस सीट पे लड़ते हैं चेहरा बनके, तो ये प्रशांत कुमार लगभग 64,000 वोट पाते हैं। तो बिहार में प्रशांत किशोर की जीत का क्या आप समझते हैं? क्या वहां पे एक थर्ड फ्रंट की शुरुआत हो गई है? कई लोग ये कह रहे हैं कि बिहार में जो एनडीए और इंडिया गठबंधन के बीच में जो चलता था कि भाई मैं नंबर 1 इंडिया एनडीए, उसके बाद इंडिया गठबंधन नंबर 2, तो क्या ये आगे चल के प्रशांत किशोर विजय थालापल्ली जैसा कुछ चमत्कार कर सकते हैं क्या? अभी तो खैर विधानसभा चुनाव में वहां पे लगभग 4 साल से ज्यादा का वक्त बाकी है, बल्कि 4 साल 3-4 महीने का वक्त बाकी है। इस वक्त एनडीए के पास प्रचंड बहुमत की सरकार है, 202 विधायक उनके पास हैं। आप इसको कैसे देखते हैं? क्योंकि वो भी एक आप चूंकि पॉलिटिकल एक्टिव रहते हैं, समाज के हर उस तबके के साथ आप लोग खड़े होते हैं जिसके साथ अन्याय होता है, और कहीं न कहीं प्रशांत किशोर ने ये कहा था कि कोरोना काल में मैं गरीब और पिछड़े तबकों की मदद नहीं कर पाया, इसलिए वो पॉलिटिकल पार्टी बनाए थे। तो आप इसको कैसे देखते हैं? क्या प्रशांत किशोर की इस एक सीट से क्या जन स्वराज पार्टी रिवाइव कर जाएगी बिहार में, मतलब खड़ी हो जाएगी? और एक बात ये समझ में आ गया है बेसिकली, देखिए वहां आमतौर पे मान लिया गया है या सोसाइटी के अंदर ये डिबेट चली गई है कि जो अभी स्थापित विपक्ष है
वो बिहार में बीजेपी का मुकाबला करने में सक्षम नहीं है। अच्छा, आप ये मान रहे हैं? एक ही सीट के परिणाम से आप मान रहे हैं? नहीं, पहले से मान रहा हूं मैं, इस सीट के परिणाम से पहले से मान रहा हूँ। अच्छा। अभी जो चुनाव बीता है वहां से मैं मान रहा हूँ कि बेसिकली उनके पास अवसर तो था, लेकिन उन्होंने उस चुनाव में, पिछला अभी जो चुनाव हुआ है विधानसभा, उससे मैं कह रहा हूँ कि वो बेसिकली बीजेपी जैसी फासिस्ट राजनीति है उसका मुकाबला वो करने की उनकी कोई तैयारी नहीं उस तरह की, उस तक सक्षम, ये परसेप्शन की मैं बात कर रहा हूँ। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो मुकाबला नहीं कर सकते। सोसाइटी में ये परसेप्शन जा रहा है और वो परसेप्शन जो है उस परसेप्शन ने बांकीपुर को बदला। बांकीपुर के चुनाव को एक तो भाजपा से भी मोहभंग है और विपक्ष से भी मोहभंग है, उसको आप इस रूप में देखिए। मैंने वो एक जैसे जेनजी का पूरे एक पॉलिटिकल फॉर्मेशन से ही मोहभंग है। मैंने जेनजी आंदोलन को अगर आप देखेंगे वो केवल पक्ष नहीं विपक्ष को भी लेकर के वो बहुत सकारात्मक नहीं। या अगर आप तमिलनाडु के थलपति विजय के चुनाव को देखें तो वो केवल पक्ष नहीं बल्कि विपक्ष से भी उसकी सहमति नहीं। और बांकीपुर का चुनाव अगर आप देखेंगे तो यहाँ ये एक जनरल मैसेज दे रहा है बहुत बड़ा। इस जो नया यंग जनरेशन है सोसाइटी का, और सोसाइटी का जो उसके पहले की पीढ़ी है, उसने सबको देखा है, थोड़ा स्थापित राजनीति को उसने देखा है। स्थापित राजनीति में कोई गुणात्मक परिवर्तन होते हुए वो नहीं देख रहे हैं। मैंने उनको लगता है कि वो हमारे सवालों को उस तरह से एड्रेस करते हुए नहीं दिखते हैं। बांकीपुर से एक बात मैसेज चली गई है कि ये जो नई पार्टी है ये वहां एक फोर्स बन गएगी, एस्टेब्लिश हो जाएगी, मतलब वो सत्ता में आ जाएगी, विपक्ष वास्तव में बन जाएगी, ये मैं नहीं जानता। लेकिन मैं ये जानता हूं कि वो स्टेब्लिश हो गई, वहां एक थर्ड फोर्स स्टेब्लिश हो गई। अब वो विपक्ष का रूप कब लेगी, सत्ता का पक्ष कब लेगी, नहीं ले पाएगी विपक्ष का रूप, या सत्ता का पक्ष नहीं ले पाएगी, मैं नहीं जानता। लेकिन एक साहस किया वहां, कह लीजिए प्रशांत किशोर ने। आप ध्यान दीजिए ना, 10 साल के लिए वाराणसी में मोदी को चैलेंज करके केजरीवाल, कह लीजिए तो हारे जीते। मैं पहले भी बोला था, अभी मैं प्रशांत किशोर जब चुनाव लड़ने जा रहे थे तो मैंने चैनल में बोला था कि वो हार भी जाए तब भी वो बिहार में एक स्टेब्लिश फोर्स बनेंगे। उन्होंने ऐसे जगह चुनौती दिया है ना, राष्ट्रीय अध्यक्ष को चुनौती दिया है। जैसे मैं उस समय उदाहरण दे रहा था कि राष्ट्रीय अध्यक्ष को चुनौती नहीं दी है। देखिए अंतर है, राष्ट्रीय अध्यक्ष की सीट पे चुनौती दी है। विधानसभा मैं नहीं मानता, मैं नहीं मानता, ये मैं नहीं मानता। मेरी बात सुनिए। जब योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बने तो जिस सीट पे भाजपा कभी नहीं हारी थी वहां उपचुनाव में हार जाती है। अरे सुनिए तो ठीक है, आपकी इससे सहमति ना हो और वो अलग प्रश्न है। मैं कह रहा हूं उन्होंने राष्ट्रीय अध्यक्ष को ही चुनौती दी है। असल में 95 के बाद हारा ही नहीं चुनाव वहां पे कोई बीजेपी, और ऐसे सीट पे चुनौती दी है भाई। उसने एक तरह से बिहार को झकझोर दिया है। वो तो बिहार ठीक है, को, लेकिन वो आपका वर्जन आपके पास है, हम आपके वर्जन से बिल्कुल सहमत नहीं है। तो ठीक है, आप मेरे वर्जन से मत सहमत होइए, लेकिन मैं जो कहना चाहता हूं सुनिए। ये सीट हारती ही नहीं बीजेपी, ये बात मान लिया गया था पूरे देश में। ये सीट बीजेपी हारती ही नहीं। नहीं, ये कैसे मानूं मैं? क्योंकि भारतीय राजनीति में जब किसी दल को यह घमंड हो गया कि ये सीट तो हमारी है, रायबरेली में इंदिरा गांधी हार जाती हैं, बनारस में लोगों को भ्रम था 1991 के दशक के बाद की भाजपा कभी हारेगी नहीं, 2004 में राजेश मिश्रा जीत जाते हैं। तो जनता किसी की गुलाम थोड़ी है। आप इसको जनरलाइज मत करिए। जी बोलिए। अच्छा। आप जनरलाइज कर रहे हैं, मैं इसको इतिहास का एक मोड़ देख रहा हूं। नहीं, मैं भी मान रहा हूं, मैं तो खुद ही कह रहा हूं कि 3 अगस्त 2000 मैं इसका रायबरेली से और बनारस से इसका मुकाबला, इसके बारे में बात ही नहीं कर सकता हूं मैं। वो एक बहुत जनरल घटना, वो एक बहुत जनरल घटना। मानते हैं कि ये प्रशांत किशोर ने। अब मेरा एक दूसरा सवाल, एक पत्रकार है समीर चौगंकर, उन्होंने कहा कि राम मनोहर लोहिया पहली बार फर्रुखाबाद से उपचुनाव जीतकर लोकसभा में पहुंचे थे 1963 में, और राम मनोहर लोहिया जब लोकसभा में बोलते थे तो प्रचंड बहुमत की कांग्रेस की सरकार की सांसें ऊपर नीचे होने लगती थी।
प्रशांत किशोर बिहार विधानसभा में राम मनोहर लोहिया साबित होंगे। अब जीत के बाद प्रशांत किशोर जब विधानसभा में सम्राट चौधरी को प्रश्न पूछेंगे तो प्रचंड बहुमत की एनडीए सरकार की धड़कनें तेज होना तय है। और वो तो ये लिख रहे हैं कि विपक्ष के नेता भले तेजस्वी यादव हैं, लेकिन प्रशांत कुमार विधानसभा में उनसे भारी पड़ेंगे। आपकी क्या राय है? नहीं, मैं तो आपसे जो कह रहा हूं कि ये इस घटना को कैसे देखा जाए, बिहार में बांकीपुर के चुनाव को कैसे देखा जाए, इसको आप ऐसे देखिए जैसे मान लीजिए अभी सरकार बनाने बिगाड़ने की स्थिति नहीं थी। ऐसे समय में ये चुनाव हो रहा था जिसमें सरकार नहीं बदल सकती थी। ठीक है, तो एक मैसेज दिया जनता ने। मैसेज क्या दिया जनता ने? अभी वो इसका मतलब बीजेपी के खिलाफ चली गई है, ये नहीं। इसका मतलब राजद के खिलाफ चली गई, ये नहीं। वहां जनता ने ये मैसेज दिया कि बेसिकली बिहार में अभी सरकार बदलने का चुनाव नहीं है। तो इसका मतलब अपनी अपनी पार्टियों से हमारा जो मोहभंग है उसको व्यक्त करने का ही चुनाव है। अपनी अपनी पार्टियों से हमारा जो मोहभंग है उसको व्यक्त करने का चुनाव है। ये सरकार बदलने और बनाने का चुनाव नहीं है। आप इसके पहलू को समझिए। आप इस बात को, जैसे राजद का जो जनाधार है उसने राजद को संदेश दिया और बीजेपी का जनाधार है उसने बीजेपी को संदेश दिया कि ठीक है, इस चुनाव में सरकार हम नहीं बदलना है, लेकिन यहां हमको एक मौका है अपनी पार्टी से गुस्सा व्यक्त करने का, अपनी अपनी पार्टी से गुस्सा व्यक्त करने का। और अगर उन्होंने मैसेज दिया है बांकीपुर से कि आप दोनों ने अपने अपने पार्टियों को मैसेज दिया है कि आप अपने बदल लो भाई, नहीं तो फिर हम लोग को सोचना पड़ेगा। अभी हम सरकार बनाने बिगाड़ने की स्थिति में नहीं है, बांकीपुर से एक मैसेज दे रहे हैं। इस बात को अगर कोई नोट नहीं करेगा तो वो फिर एक बार कह लीजिए कि वो इसका मतलब वो बदलते दौर को समझने से इनकार कर रहा है। जी मैं एक कमेंट लूंगा आपसे, एक लाइन का, कि रोहिणी आचार्य जो लालू यादव की बेटी है, तेजस्वी की बहन है, जो बड़ी नाराज होके गई थी चुनाव के नतीजे आने के बाद, उनका ट्वीट बड़ा वायरल। बांकीपुर उपचुनाव के नतीजे से ये फिर साबित हो गया कि जीत उसकी होती है जो लगातार लड़ता है जनता से, जिसका निरंतर जुड़ाव होता है, जो कार्यकर्ताओं समर्थकों का सम्मान करता है और उसके साथ संपर्क व संवाद कायम रखता है। और ये तब लिख रही है रोहिणी आचार्य जब उनकी पार्टी के, उनके पिता द्वारा बनाई गई पार्टी का उनके उम्मीदवार की वहां जमानत जब्त हो। इस पर आपकी क्या राय है? नहीं, वो देखिए बेसिक बात है कि अगर मान लीजिए रोहिणी जी ऐसा कुछ कर रही होती तो बात समझ में आता। वो अपने अंदरूनी जो तनाव है उसको व्यक्त कर रही है। मैं इसको ऐसे ही देखता हूं कि वो बेसिकली कोई नई पॉलिटिक्स खड़ा करने का उनका कोई एजेंडा नहीं, या वो किसी इलाके में निरंतर कार्यकर्ताओं के बीच में रहती है, ये एजेंडा नहीं। उनके तनाव चल रहे हैं तेजस्वी यादव के साथ, तो वो उनको एक मौका मिला है, व्यक्त कर रही है। इसमें कोई बहुत महत्वपूर्ण बात नहीं, ये बहुत नॉर्मल बात है। या तो वो मान लीजिए कोई ऐसी विधानसभा चुन ली हो जहां वो दिन रात कार्यकर्ताओं के साथ रहती हो, दिन रात उन्हीं के बारे में सोचती हूँ, उन्हीं के लिए कुछ काम करती हूँ, ऐसा तो कर नहीं रही है। वो कुल मिला के तेजस्वी यादव को टारगेट कर रही है। वो बेसिक बात ये है, उनका अंदरूनी झगड़ा है। इस बांकीपुर चुनाव का वो इस्तेमाल कर रही है अंदरूनी झगड़े को, जो कर रही है उसको जस्टिफाई करने के लिए। जी चलिए, आपकी आवाज अचानक से नहीं बंद हो गई। कीर्तिनिधि पांडे जी, ये बांकीपुर के उपचुनाव के बाद आप अब उनका कीर्तिनिधि पांडे जी, बांकीपुर के उपचुनाव के बाद आपके नेता का जो संदेश आया है, उन्होंने कहा भगवान को नचाने वाले को भगवान ने नचा दिया। इस पर क्या कहना है? देखिए आलोक सर, निश्चित रूप से नितिन जमीन जी उत्तर प्रदेश के दौरे पे आए थे। जिस तरीके से प्रतीकात्मक हनुमान जी बना करके, उनके हाथ में भारतीय जनता पार्टी का झंडा पकड़ा करके, और जिस तरीके से नचाया जा रहा था, सनातन का अपमान किया जा रहा था, तो हनुमान जी ने अपना गदा घुमाया है
और हनुमान जी ने जो अपना गदा घुमाया तो पूरी भारतीय जनता पार्टी बांकीपुर में नाच रही। और जब युद्ध के दौरान हनुमान जी गदा घुमाते थे तो तमाम वीर, बड़े बड़े वीर धराशायी हो जाते थे। वही बांकीपुर में दिख रहा है। बांकीपुर में भारतीय जनता पार्टी का अहंकार भी टूटा है। भारतीय जनता पार्टी के कई नेता कहते थे कि हम किसी को लड़ा देंगे वो बांकीपुर जीत जाएगा, कोई लड़ेगा जीत जाएगा। तो भारतीय जनता पार्टी का ये भ्रम भी टूट जाए। और बहुत पुरानी बातें तो मैं नहीं कहूंगा, जो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और राष्ट्रीय नेतृत्व को यह भ्रम था बांकीपुर कोई लड़ेगा जीत जाएगा, इस भ्रम को बांकीपुर की जनता ने तोड़ा है। और यही भ्रम उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को भी था गोरखपुर के अंदर कि मैं किसी को चुनाव लड़ा दूंगा तो जीत जाएगा, किसी को लड़ा दूंगा लोकसभा से। और 2018 के लोकसभा के उपचुनाव में समाजवादी पार्टी ने अपना एमपी बनाया था और भारतीय जनता पार्टी के क्षेत्रीय अध्यक्ष, बड़े कद्दावर नेता चुनाव लड़े थे और वो चुनाव हार गए। तो जनता अहंकार को बराबर तोड़ने का काम करती है। जनता अहंकार को बर्दाश्त नहीं करती और भगवान का आहार भी अहंकार है। तो भगवान ने संदेश दिया, दतिया में मां दुर्गा का निवास है, उन्होंने भी संदेश दिया और बांकीपुर की महान जनता जनार्दन ने भी संदेश दिया। और निश्चित रूप से मनीष जी इस बात को नहीं स्वीकार कर रहे थे, लेकिन एक बात मैं कहूंगा कि देखिए 27 के बाद 29 भारतीय जनता पार्टी के बुरे दिन की शुरुआत हो गई। अब आप सोचिए कि उत्तर प्रदेश में तो उपचुनाव हुआ ही नहीं। सुधाकर सिंह जी के मरे कितने दिन हो गए, अब तक चुनाव नहीं कराया गया मऊ के अंदर। और भारतीय जनता पार्टी इन्हीं सब परिणामों से डरी और सहमी हुई है जो दतिया में आ रहा है। दतिया में, बांकीपुर में, ये भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े लीडर जो अपने को राष्ट्रीय नेता बता रहे हैं वो अपना बूथ हार गए। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अपना बूथ हार गए, रामकृपाल यादव जी अपना बूथ हार गए। ये बड़े बड़े जो भूपत थे भारतीय जनता पार्टी के अपना बूथ हार हैं। दतिया में नरोत्तम मिश्रा जी जो गृह मंत्री रहे वो अपना बूथ हार गए। ये लगातार जनता का जनादेश, ये संदेश है कि भारतीय जनता पार्टी के जाने के दिन करीब है। जैसे जैसे 27 में उत्तर प्रदेश से जाएंगे 29 में इस देश से भारतीय जनता पार्टी की विदाई तय। जी, एक बात ये बताइए कि बीजेपी मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष हैं सर जीतू पटवारी, उन्होंने धन्यवाद दिया है समाजवादी पार्टी को और अखिलेश यादव कि अपने आप ने अपने कार्यकर्ता को चुनाव प्रचार में भेजा जिससे हमको चुनाव जीतने में मदद मिली। दतिया में लीड तो पहले बड़ी अच्छी थी लेकिन बाद में 6000 वोटों से फाइनली जीत गई कांग्रेस। और ये जीत 2023 के मुकाबले बड़ी है क्योंकि 2023 में कांग्रेस ने इस सीट पर 2000 वोटों की बस लीड ली थी। तो 6000, एक तो वोट शेयर बढ़ा और इस सीट को बरकरार रखा। ये बड़ी बात है कि उपचुनाव में तो नॉर्मली सत्ता पक्ष को हरा पाना बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन जो इमरान मसूद जो बयान देते रहते हैं उसके विपरीत जीतू पटवारी ने इसके लिए समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और तमाम लोगों को धन्यवाद बोला है। ये तो एक शुभ संकेत है आपके लिए। देखिए, मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष जीतू पटवारी संघर्षशील व्यक्तित्व है उनका, लगातार अपने मध्य प्रदेश में लड़ते रहते हैं। और उन्होंने पहले अनुरोध किया था हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी से कि अगर आपका सहयोग, आपका आशीर्वाद मिल जाए, आपके लोग हमारी चुनाव में मदद करें तो जीत बड़ी हो सकती है। और हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी का दिल भी बड़ा है और वो चाहते कि इंडिया अलायंस, इंडिया गठबंधन मजबूत हो। और समाजवादी पार्टी के लोगों को निर्देशित किया जिसका परिणाम रहा कि दतिया में
समाजवादी पार्टी के लोगों ने भी इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार, कांग्रेस के उम्मीदवार को जितनी ताकत थी हमारी, उस ताकत से हमने मदद करने की। अगर जीतू पटवारी साहब ने कांग्रेस के अध्यक्ष रहे नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी को धन्यवाद दिया, तो हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी के प्रति भी आभार व्यक्त किया और धन्यवाद दिया कि आपने सहयोग किया, इसके लिए आपका आभार। और ये स्वस्थ परंपरा है, स्वस्थ परंपरा लोकतंत्र में कायम रखनी चाहिए। और इंडिया अलायंस के गठबंधन दल हैं हम लोग मध्य प्रदेश में, मैं नहीं कहता कि उत्तर प्रदेश जितनी ताकत हमारी मध्य प्रदेश में है, लेकिन ताकत कम हो सकती है, ज्यादा हो सकती है, लेकिन पार्टी हमारी पूरे मध्य प्रदेश में है और हर जनपद में हमारा संगठन है, स्टेट लेवल पे हमारा संगठन है। हम लोगों ने भी मदद किया, जिसके लिए जीतू पटवारी साहब ने धन्यवाद दिया। उन्होंने धन्यवाद दिया हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी को, इसलिए जीतू पटवारी साहब को भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने स्वीकार किया कि समाजवादी पार्टी ने दतिया के उपचुनाव में आपकी मदद किया। जी। अच्छा, ये बताइए कि इस उपचुनाव में लोग कह रहे हैं कि युवाओं की भी बड़ी नाराजगी थी, पटना में हिंसा भी थी और बिहार में युवाओं के ऊपर थोक के मामले में एफआईआर भी, और उसके 2 ही 3 दिन बाद मतदान हुआ है, तो उसका भी असर दिखा है। तो जनजी की भी नाराजगी बताई जा रही है कि जनजी बहुत नाराज था, युवा बहुत नाराज था, और जो सबसे बड़ा नुकसान होता दिख रहा है इन दोनों चुनाव में कि भाजपा को तो नुकसान हुआ, लेकिन दतिया में आजाद समाज पार्टी के उम्मीदवार को 15,000 के करीब वोट मिला है। बहन जी, बहुजन समाज पार्टी उपचुनाव में सामान्यतः प्रत्याशी नहीं उतारती और मुझे नहीं लगता कि उसने यहाँ दतिया में प्रत्याशी उतारा, लेकिन अगर चंद्रशेखर आजाद की पार्टी जाके वहां 15,000 वोट पा जा रही है, तो अगर आजाद समाज पार्टी अलग लड़ती है यूपी में, तो ये दोनों के लिए खतरा है, भाजपा के लिए भी खतरा और इंडिया गठबंधन के लिए भी खतरा है। इसका रास्ता कैसे निकालेंगे आप लोग? क्योंकि आजाद समाज पार्टी ने का कोर वोटर वही है, वो तो टिकट भी दे रहे हैं सिर्फ दलितों को, पिछड़ों को और मुसलमानों को, वो तो किसी सवर्ण की बात ही नहीं करते कहीं, और उसी पीडीए पे आपका फोकस है। तो एक संकेत जो दतिया में आया है, और उत्तर प्रदेश में उन्होंने 45 सीटों पे अपने प्रभारी घोषित कर दिए हैं, सारे प्रभारी या तो दलित हैं या ओबीसी या मुस्लिम है। देखिए आलोक जी, हाँ, एक बात तो तय है कि भारत के अंदर, देश में जो जेनजी ने आंदोलन किया, वो जेनजी केवल जंतर मंतर तक सीमित नहीं रहा, वो बिहार भी गया, उत्तर प्रदेश में भी रहा, मध्य प्रदेश में भी रहा, जेनजी तो सब जगह भाई, और 680 जिलों में प्रदर्शन हुआ था, तो लगातार प्रदर्शन हुआ। तो जेनजी की तो नाराजगी है, और हमें खुशी इस बात की कि जेनजी वो है जो 2000 के बाद पैदा हुआ है, वो तो हर जिले में है। नहीं, हर जिले में आंदोलन हुआ, मेरा कहने का तात्पर्य है कि, और जेनजी ने, मुझे खुशी इस बात की है कि जेनजी जो हमारा है, जेनजी ने पढ़ाई के सवाल पर, पेपर लीक के सवाल पर एक बड़ा आंदोलन करके सरकार को घेरने का काम किया, सरकार की जवाबदेही तय की, मंत्री का इस्तीफा लिया। तो जेनजी की तो नाराजगी है ही। और जो बात आप आजाद समाज पार्टी की कर रहे हैं, देखिए दतिया के उपचुनाव में 2 प्रमुख दल चुनाव लड़े, एक कांग्रेस पार्टी, दूसरी भारतीय जनता पार्टी। जो मतदाता इन दोनों पार्टियों को वोट नहीं देना चाहता था, उसके पास विकल्प के रूप में सिर्फ आजाद समाज पार्टी। लेकिन उत्तर प्रदेश के आम चुनाव में, 2027 के आम चुनाव में ऐसा नहीं है। पीडीए में जो दलित समाज के लोग हैं, उनके हक और अधिकार की लड़ाई भी हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी लगातार लड़ रहे हैं। अगर आरक्षण का सवाल खड़ा हो रहा है, विश्वविद्यालय में नियुक्तियों में जो नॉट सुटेबल फाउंड लिख करके केवल पिछड़े और दलितों का हक मारा जा रहा है, हाँ, वो पिछड़े और दलितों का जो हक मारा जा रहा है,
जो शिक्षकों की भर्ती में पिछड़े और दलितों का आरक्षण लूटा गया, इन सवालों पे समाजवादी पार्टी के नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, विधायक सब मुखर हैं, जिले के संगठन मुखर, हम लगातार उनकी लड़ाई लड़ रहे हैं। और जो लोग कह रहे हैं ना कि बार बार काट की हांडी नहीं चलती, काट की हांडी नहीं है। ये दलित समाज, पिछड़ा समाज एक बात बेहतरी से समझ रहा है कि उत्तर प्रदेश के अंदर आदरणीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में लगातार उनके हक की लड़ाई लड़ने का काम समाजवादी पार्टी करे। और जब आजाद समाज पार्टी उत्तर प्रदेश में लड़ने आएगी तो उत्तर प्रदेश में मैदान खाली नहीं है और विकल्पहीनता भी नहीं है। तमाम राजनीतिक दल चुनाव लड़ेंगे, तो इसलिए उस पर बहुत विचार करने की जरूरत नहीं है। और जो इंडिया अलायंस है उसको उत्तर प्रदेश का पिछड़ा समाज, उत्तर प्रदेश का दलित समाज, उत्तर प्रदेश में अल्पसंख्यक समाज, उत्तर प्रदेश के अगड़े समाज जो शोषित और वंचित है, वो लोग भी उस पीडीए में शामिल हैं, आधी आबादी शामिल है। और 2024 से बेहतर परिणाम 2027 में देने का काम पीडीए समाज के लोग करेंगे। अब सवाल ये उठता है कि अखिलेश जी ने भी बात कही है कि पेपर लीक की वजह से राम मंदिर में चढ़ावा चोरी को लेकर, और आज तो गजब हो गया, संसद में जो दान पात्र में चंदा इकट्ठा किया गया था उसको सार्वजनिक रूप से संसद के बाहर सपा सांसदों ने गिना, 47,000 रुपए की रकम। उस रकम को अवधेश प्रसाद को सौंपा गया और अवधेश प्रसाद जी ने कहा ये प्रभु श्री राम के लिए साथी सांसदों ने चंदा दिया, इसको प्रभु श्री राम के दरबार में सीधे दिया जाएगा, इसको कोई, इसमें एक पैसा कोई गायब नहीं कर पाएगा। तो आप लोग चढ़ावा चोरी के मुद्दे को रोज उठाते चले जा रहे हैं। दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश विधानसभा के सत्र की शुरुआत में भी चढ़ावा चोरी के खिलाफ, चंदा चोरी खिलाफ नारे लगे, और ये जो प्रतीक जितना भी चंदा इकट्ठा हुआ था उसको सबके सामने गिना गया और उस राशि को अवधेश प्रसाद जी को सौंपा गया। और अवधेश प्रसाद जी का ये कहना कि इससे सारा का सारा पैसा राम मंदिर को सौंपा जाएगा, इसमें एक पैसा नहीं गायब होगा। ये जो संदेश आप लोग लगातार दे रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी इस पर चर्चा नहीं करना चाहती, क्या कहना है आपका? देखिए, जैन जी की तो नाराजगी है ही। राम मंदिर चढ़ावा चोरी का सवाल बहुत गंभीर सवाल है, एक करोड़ों करोड़ हिंदुओं के आस्था का सवाल है। ये भारतीय जनता पार्टी के उस चेहरे को बेनकाब कर रही है जो अपने को असली राम भक्त बताते हैं। विपक्षी दल को रामद्रोही बता देंगे, कालनेमी बता देते हैं। अब देश की जनता की अदालत में सवाल है कि कालनेमी कौन है, रामद्रोही कौन। जिन लोगों ने मंदिर निर्माण का श्रेय ले रहे हैं, जो लोग, जिन लोगों को जिम्मेदारी थी कि ट्रस्ट में अच्छे लोगों का सिलेक्शन करते, साधु संत शंकराचार्य का सिलेक्शन करते, उन लोगों ने अपनी जिम्मेदारी बेहतर तरीके से नहीं निभाई। उन ट्रस्टियों के रहते, जिन ट्रस्टियों को माननीय प्रधानमंत्री जी ने नियुक्त किया, उन ट्रस्टियों के रहते उनकी देख रेख में अयोध्या के अंदर राम मंदिर में बड़े पैमाने पे चढ़ावा चोरी। क्या इस जिम्मेदारी से माननीय प्रधानमंत्री जी बच सकते हैं? क्या इस जिम्मेदारी से माननीय मुख्यमंत्री जी बच सकते हैं? क्या इनकी जवाबदेही नहीं है? उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी की क्या जवाबदेही नहीं कि अयोध्या में जिस राम मंदिर का दिव्य और भव्य उद्घाटन आपने कराया, माननीय प्रधानमंत्री जी प्रभु श्री राम के हाथ पकड़ करके ले जा रहे थे मंदिर में स्थापित करने, उस मंदिर में चोरी हो गया, क्या आपकी जिम्मेदारी नहीं? क्या प्रधानमंत्री जी को नहीं पता कि चढ़ावा में चोरी हुआ? ट्रस्ट के लोग उसमें शामिल हैं, जमीन खरीद में घोटाला हुआ, ट्रस्ट के लोग उसमें शामिल हैं, पत्थर खरीद में घोटाला हुआ, ट्रस्ट के लोग उसमें शामिल हैं। क्या ये बात माननीय प्रधानमंत्री जी को नहीं पता? मन की बात में ये बात उनके दर्द, इस बात का उनको दर्द नहीं सता रहा है कि चढ़ावे में चोरी हो गया भगवान राम के मंदिर में, करोड़ों हिंदुओं की आस्था पे चोट पहुंची है। इस सवाल पे प्रधानमंत्री जी को जवाब देना चाहिए।
प्रधानमंत्री जी को इस देश की जनता को बताना चाहिए कि चढ़ावा चोरी पे उनका क्या विचार है, क्या वो कहना चाहते हैं, क्यों नहीं बताते। असल मुद्दा यह है कि चढ़ावा चोरी की चर्चा पार्लियामेंट में हो चाहे विधानसभा में, ये वो ऐसे तमाम चेहरे बेनकाब हो रहे हैं जो अपने को असली राम भक्त बताते हैं। अपने को असली राम भक्त बताने वाले भारतीय जनता पार्टी की सरकार के रहते चढ़ावा में, मंदिर निर्माण में, शिलाओं के रखरखाव के बाद शिलाओं की चोरी हो गई, बड़े पैमाने पे ट्रस्ट में चोरी हुई और एफआईआर बाद में किया यूपी गवर्नमेंट ने, एसआईटी पहले बना दिया, उस एसआईटी को माननीय सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया। तो ये और लगातार कई एंकर तो पूछते हैं कि एविडेंस दीजिए, एविडेंस बताइए। एविडेंस तो जमीन खरीद घोटाले का दिया गया कि 11 बजे जो जमीन 2 करोड़ में खरीदी गई, 1 बजे वो जमीन 18 करोड़ में खरीदी जा रही है। दोनों में गवाह वही हैं। जो 11 बजे खरीदी बेची गई उसमें भी जो गवाह हैं वही 2 बजे वाले में भी गवाह हैं। कौन सा एविडेंस चाहिए? और 5-6 सालों की अगर पूरे अयोध्या की रजिस्ट्री के पेपर निकाल लिए जाए कि कौन कौन सी जमीन बिकी और कौन कौन सी जमीन खरीदी गई, किसने बेचा और किसने खरीदा, ये बात तो राजीव रंजन ने भी कही। ये अगर एसआईटी इन सब पे अध्ययन कर ले 5-6 साल में तो बड़े बड़े लोगों का पर्दाफाश घोटाले में शामिल लोग हैं। जो पत्थर दान देने वाला व्यक्ति कह रहा मैं मुफ्त दान दे रहा हूं, लेकिन हमसे ना लेकर के हमसे लो क्वालिटी पत्थर हमसे 5 गुना ज्यादा रेट पे खरीदे हैं, उस व्यापारी का बयान लें, जहां से खरीदा गया उनका बयान ले। जो बात व्यापारी कर रहा है वो सही है कि गलत है। जो संतोष दुबे एविडेंस दे रहे हैं लगातार कि 1250 शिला भी चोरी हो गई, इन सब चीजों से जब पर्दा हटेगा ना तो कई चेहरे बेनकाब होंगे। और मैं तो बार बार कह रहा हूं कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस कमेटी में किन किन लोगों को सेलेक्ट कर दिया जो चोरों को बचा रहे हैं, चढ़ावा चोरों को बचा रहे हैं, खुद शामिल है उस चोरी में। अरे आप देश के शंकराचार्य को शामिल करते, साधु संतों को शामिल करते, जो लोग आंदोलन किए मंदिर निर्माण के उसमें से कुछ लोगों को शामिल करते, तो आपने उसमें उनको शामिल कर दिया जो चढ़ावा चोरी करा रहे हैं। आपने उसमें उनको शामिल कर दिया जो मंदिर निर्माण में कमीशन मांग रहे हैं 40%। आपने उसमें उन लोगों को शामिल कर दिया जो पत्थर खरीद में घोटाला कर रहे हैं। आपने उसमें उन लोगों को शामिल कर दिया जो शिलाओं का हिसाब नहीं दे पा रहे हैं। क्या किसी मंदिर ट्रस्ट में चढ़ावे का पारदर्शी इंतजाम नहीं होना चाहिए? और अगर विपक्ष सवाल पूछ रहा तो कह रहे सवाल वो लोग पूछ रहे हैं जिन लोगों ने चंदा नहीं दिया। नहीं, आज तो विधान परिषद में केशव मौर्य ने बोला कि सपा तो ऐसा चिल्ला रही जैसे उसका चंदा था, उसने तो चंदा दिया नहीं है, ये क्यों हल्ला मचा रही। तो बड़ा कमाल की बात है, इनके पास लिस्ट है कि किसने वहां चढ़ावा चढ़ाया, किसने नहीं चढ़ाया। कमाल की बात। मैंने इनके पास देखिए, इनके पास कोई जवाब तो है नहीं उसका। अब या तो ये लिस्ट जारी कर दे कि देश में किसने चंदा दिया किसने नहीं दिया, उसका नाम अगर भारतीय जनता पार्टी के पास तो जारी होगी। चढ़ावे की नहीं, चढ़ावे की चंदे की कोई लिस्ट इनके पास नहीं है। जो मंदिर जाता है वो पैसा चढ़ाता है, भगवान के चरणों में कुछ दान अर्पित करता है, अगर उसकी कोई सूची इनके पास हो तो जारी कर दें। ये लोग गुमराह कर रहे उत्तर प्रदेश के लोगों को। दूसरी बात, आज मुख्यमंत्री जी फिर कह रहे थे कि हिसाब वो लोग मांग रहे हैं जो कार सेवकों पे गोली चलाए थे। तो मुख्यमंत्री जी को जवाब देना चाहिए कि अमित शाह ने जेएनजी पे लाठी क्यों चलवाया। मुख्यमंत्री जी को जवाब देना चाहिए अमित शाह ने जेएनजी पे पैलेट गन क्यों चलाया। जी, पैलेट गन भी तो चलाई है। मैं पूछ रहा हूं, मैं वही कहा, मैंने कहा अमित शाह जवाब दे, अमित शाह के कहने पे पैलेट गन क्यों चलाई गई, पैलेट गन क्यों चला। अमित शाह ने जिन बेटियों का कपड़ा फाड़ा गया, क्या वो अमित शाह के कहने पे फाड़ा गया? जिन बेटियों को अपमानित किया गया, उनके परिवार को अपमानित किया, क्या अमित शाह के कहने पर किया दिल्ली पुलिस ने?
ये जितेंद्र सिंह का बयान देखिए, दिल्ली और यूपी ये सरकार आपस में टकराती है। जितेंद्र सिंह ने कहा सदन के अंदर कि गृह मंत्री जी नहीं, एसडीएम के आदेश पे लाठी डंडा गोली चलती है। ये बात उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को अब भी समझ में नहीं आ रही है। नहीं, और ये बात तो, जो बात आप कह रहे हैं, ये बात तो उन्होंने कहा था ना, यही बात बिल्कुल तो कहा था। यही बात नृपेंद्र मिश्रा जो उस वक्त प्रमुख सचिव थे मुख्यमंत्री के, मुलायम सिंह यादव को, उन्होंने कहा कि मुलायम सिंह यादव को इसका पता भी नहीं था कि अयोध्या में गोली चली, ये लोकल लेवल पे, स्थानीय लेवल पे अधिकारियों द्वारा नहीं लिया जाता। आप तो वकील हैं, आप तो जानते ही हैं, मजिस्ट्रेट निर्णय लेता है। नृपेंद्र मिश्रा जी ने इस बात को एक पॉडकास्ट में स्वीकार किया। हाँ। लेकिन भारतीय जनता पार्टी अपनी राजनीतिक लाभ के लिए उत्तर प्रदेश और देश के लोगों को गुमराह करती रही, हमारे नेता रहे श्रद्धेय मुलायम सिंह यादव को बदनाम करती रही। लेकिन जब बात अपने पर आई, जब जवाब देने का सवाल भारत सरकार के गृह मंत्री का आया नंबर कि दिल्ली में दिल्ली के अंदर जेएनजी पे लाठी कैसे चली, दिल्ली के अंदर बेटियों के कपड़े कैसे फाड़े गए, दिल्ली के अंदर बेटी और बेटे जो आंदोलन में आए थे उनके परिवार को अपमानित कैसे किया गया, तब भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी गोली लाठी डंडा, है तो एसडीएम और डीएम के कहने पे चला जाते हैं, पुलिस के कहने पे चला जाते हैं। दिल्ली में तो पुलिस कमिश्नर बैठते हैं। तब भी ये बात उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को नहीं समझ में आ रही है। लगातार झूठ बोल रहे हैं, लगातार गुमराह कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के लोगों को। अब उत्तर प्रदेश ही नहीं, देश जान गया कि भारतीय जनता पार्टी झूठ की बड़ी फैक्ट्री है। इसमें एक से बढ़ के एक प्लेयर है जो लगातार झूठ बोलते हैं और लोगों को गुमराह करते हैं। उसी झूठ का जवाब मैं कह रहा हूं बार बार कि 24 में जनता ने दिया था, 27 में उससे बड़ा जवाब देगी, दतिया में जनता ने जवाब दिया, बांकीपुर में जवाब दिया, और ये जवाब का सिलसिला जनता चालू रखेगी। भारतीय जनता पार्टी के विदाई का वक्त आ गया। जितना अनर्गल बयाजी करना हो कर लें, लेकिन जनता सब समझती है, जनता पूरी मुकम्मल इनका हिसाब करने के लिए तैयार बैठी। तो हनुमान जी की गदा चल गई है। हनुमान जी की गदा, जब हम लोग सीरियल देखते थे रामायण, तो उसमें जब हनुमान जी गदा घुमाते थे तो बड़े बड़े वीर पुरुष गिर जाते थे। वही गदा घूमी है हनुमान जी की। और राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी को हनुमान जी ने संदेश दिया है कि आप ट्रक के ऊपर रहेंगे और मैं नीचे नाचूंगा, तो ये जनता अब आपको नचाएगी। और बांकीपुर की महान जनता ने उस सनातन के अपमान का बदला लिया और भारतीय जनता पार्टी के उस सीट पे, जो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की सीट थी, जो 1995 से आज तक कभी नहीं हारे, जिसका अहंकार भी भारतीय जनता पार्टी को था, उसको हरा करके ये संदेश दिया है कि सनातन का अपमान कतई देश की जनता बर्दाश्त नहीं करेगी। ये बताइए कि कुछ लोग कह रहे हैं कि भरत तिवारी का एनकाउंटर भी भारी पड़ा। आपकी आवाज नहीं आ रही सर, आपकी आवाज सही नहीं आ रही। अच्छा, अब आ रही है सवाल? नहीं, खनखना रही है, लग रहा है नेटवर्क इशू है कुछ। अच्छा, अब आवाज समझ पा रहे हैं नहीं समझ पा रहे हैं आप? आपका फिगर भी रुक जा रहा है और आवाज भी नहीं आ रहा। अच्छा, मैं ये कह रहा हूं कि ये भारतीय जनता पार्टी के कोर वोटर की नाराजगी साफ साफ दिख रही है। कुछ लोग कह रहे हैं कि, और प्रशांत किशोर ने चुनाव जीतते ही कहा कि सम्राट चौधरी जैसे व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनाकर भारतीय जनता पार्टी ने गलती की है। उनको वो तो सीधे सीधे कह रहे हैं अपराधी को मुख्यमंत्री बना दिया, इसको हटाओ। इस पर आपकी क्या राय है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी से कोई खुश नहीं है। भारतीय जनता पार्टी से उसका कोर वोटर भी नाराज है। हाँ। पिछड़े दलित समाज के लोग भी नाराज हैं। और इसी का जवाब है बांकीपुर। और जो मुख्यमंत्री
अभी 6 महीना हुआ। 6 महीने में नहीं हुआ, 4 महीने हुआ। उस मुख्य 4 महीने हुआ उस मुख्यमंत्री के कार्यकाल में पहला चुनाव और शुरुआत हार से हुई। ये संदेश है भारतीय जनता पार्टी को भी और उनके मुख्यमंत्री को। ये बीजेपी अपने को अनावश्यक देश की दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बताती है। जब मुख्यमंत्री उधार का ही बनाना है, दूसरे दल से आने वालों को ही बनाना है, तो ये बात कैसे कोई मान ले कि आप दुनिया की और देश की सबसे बड़ी पार्टी है? किसको गलत बात बताना चाहते हैं? देश के लोगों को भ्रमित करना चाहते हैं कि खुद भ्रम में जिंदा है? बिहार हो, बंगाल हो, आसाम हो, सब दूसरे दल से आए लोग मुख्यमंत्री। इनके पास कैडर में कोई लायक नेता नहीं जो मुख्यमंत्री बन पाए बिहार और बंगाल में, आसाम में, और कहते अपने को दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी। तो ये फेल्योर तो वहां के मुख्यमंत्री का भी और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का भी। नहीं, यूपी में भी तो योगी जी को भाजपा कैडर के तो है नहीं, यूपी में भी वो कैडर नहीं रहे। वो तो भारतीय जनता पार्टी से बगावत करके गोरखपुर में विधायक का चुनाव लड़ाए थे अपने कैंडिडेट को। लगातार हिंदू महासभा, हिंदू या वाहिनी चलाते रहे पूरे प्रदेश लेवल पे। वो तो मुख्यमंत्री बनने के बाद हिंदू या वाहिनी को डिसॉल्व किए हैं। थोड़ा इस वक्त दबा हुआ है। अगर केंद्रीय नेतृत्व तो आज उनको मुख्यमंत्री पद से हटा दे, कल से हिंदू वाहिनी फिर तेज हो जाएगा। मतलब वो विरोध कर देंगे। हाँ, बिल्कुल करेंगे, आप निश्चित रूप से करेंगे। नेतृत्व परिवर्तन तो करे। अरे मैं बता रहा हूं, गोरखपुर में शिव प्रताप शुक्ला जो तेलंगाना के इस वक्त राज्यपाल हैं, वो विधायक थे। उनके खिलाफ डॉक्टर राधा मोहन दास अग्रवाल को हिंदू महासभा के बैनर से चुनाव लड़ाया था। बीजेपी से बगावत करके लड़ाए थे। शिव प्रताप शुक्ला जी बीजेपी से लड़ रहे थे और डॉक्टर राधा मोहन दास अग्रवाल को इन लोगों ने हिंदू महासभा से लड़ाया था। अरे तो राधा मोहन अग्रवाल तो आजकल योगी जी के सबसे बड़े विरोधी माने जाते हैं जी। राधा मोहन अग्रवाल तो आजकल योगी जी के सबसे बड़े विरोधी माने जाते हैं। नहीं, आज विरोधी माने जाते हैं। हाँ। लेकिन बगावत में आरएमडी अग्रवाल जी भी उन्हीं के साथ खड़े थे और उम्मीदवार बन के चुनाव लड़े थे यहां से और जीते भी थे शायद। वो भी बीजेपी के कैडर नहीं कह जाएंगे। बगावत में योगी जी के साथी खड़े थे। वो भी आज वो राष्ट्रीय महामंत्री बन जाए, कुछ और बन जाए, आज बगावत है। आज दोनों लोगों का आपस में तालमेल कम है। मुख्यमंत्री जी पुल के उद्घाटन में उनके घर के बगल में उद्घाटन हो रहा है और आरएनडी अग्रवाल को आमंत्रित नहीं कर रहे अफसर। तो ये तो माना जाएगा कि मुख्यमंत्री जी की इच्छा है कि उनको न बुलाया जाए। पत्रकार साथी अभिषेक उपाध्याय वो वीडियो शेयर कर रहे हैं जिसमें हनुमान जी की वेशभूषा में एक व्यक्ति जो है नितिन नवीन के रथ के सामने नृत्य कर रहा है। उस पर लिख रहे हैं कि क्या हनुमान जी का सांप लग गया, बांकीपुर में फल गया। आवाज नहीं आ रही सर आपकी। सवाल पत्रकार साथी अभिषेक उपाध्याय लिख रहे हैं कि हनुमान जी का सांप लग गया क्या, लखनऊ का ये रोड शो बांकीपुर में फल गया। आवाज आपकी कट कट के आ रही है। अच्छा, ये कुछ प्रॉब्लम है। आप हेडफोन निकाल दीजिए ना, वो ईयरफोन निकाल दीजिए आप। अरे ईयरफोन निकाल भी देंगे तो नहीं सुनाई दे रहा। 1 मिनट रुकिए, हम देखते हैं उसको। ईयरफोन निकाल दीजिए आप जी। अब आ रही है आवाज? हेलो, अब आवाज आ रही है आपको? आवाज, हेलो, हाँ बताइए। अब आवाज आ रही है आपको? नहीं, इससे तो और नहीं सुनाई दे रहा सर। बिना ईयरफोन के तो एकदम नहीं सुनाई देगा। चलिए, बिना ईयरफोन के दोबारा तो एकदम नहीं। ईयरफोन लगा के। हेलो, हाँ, अब आवाज आ रही है आपको? हेलो,
अब आवाज आ रही है आपको? चलिए, नेटवर्क का इश्यू हो गया। अब इस चर्चा को यही विराम देते हैं। आवाज नहीं आ रही सर, एकदम नहीं आ रही। चलिए ठीक है सर, इस चर्चा को यही विराम देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, आप जुड़े और बड़ी संख्या में दर्शक जुड़े, इन सबका बहुत बहुत धन्यवाद।